हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा द रोमांटिक एज पोइट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रोमांटिक एज पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ शिफ्ट फ्रॉम स्ट्रक्चर, इंटेलेक्ट एंड रीजन टुवर्ड फ्रीडम ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन बिसाइड आइडलाइजेशन ऑफ नेचर। तो रोमांटिक एज की जो पोइट्री थी वो इंटेलेक्चुअल या रीज़न या स्ट्रक्चर जिसमें लिखा जाता है, इन चीज़ों से फ्री होके वो थॉट और एक्सप्रेशन में आई थी जो नेचर के टूवर्ड था। दैट इज नेचर को प्रेज करने वाली पोइट्री। इंडिविजुअलिटी एंड पैशन वेयर वैल्यूड बाय द रोमांटिक पोइट्स। तो रोमांटिक पोइट्स इन दो चीज़ों पे बहुत ध्यान देते थे। तो विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, पी.बी. शैली एंड जॉन कीट्स वेयर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट पोइट्स ऑफ द एज। तो अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें कि रोमांटिक एज के पीछे का क्या रीज़न था रोमांटिक एज आने का, तो वो देख लेते हैं। टूवर्ड द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, मेजर चेंजेस इन एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, ट्रांसपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी इन इंग्लैंड टुक प्लेस। तो एंड तक ये सारे जो थे इंग्लैंड में चल रहा था, लाइक मैन्युफैक्चरिंग का काम, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, इन सब में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए थे जो टेक्नोलॉजिकल और सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस जिनको बोला जाता है, resulted from the replacement of an economy based on manual labor to one dominated by industry and machine manufacturing. तो पहले का जो काम होता था वो लेबर बेस्ड होता था, लाइक लोग खुद से काम करते थे। लेकिन जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन आई और मैन्युफैक्चरिंग की जो मशीनें आई, जिन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया, लाइक उनके काम को। तो जो वही इंडस्ट्री थी जो डोमिनेट थी। द फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज फ्रॉम अबाउट 1715 to 1850. कोल एंड द स्टीम इंजन्स वेयर द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस फेज। तो इस फेज का इम्पॉर्टेंट जो फोर्स थी वो था वहाँ का स्टीम इंजन वर्किंग करना और कोल की जो माइनिंग करना। ये दो चीज़ें बहुत फर्स्ट फेज में ये वाली आई थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इनसे स्टार्ट हुआ था। बाई 1800 स्टीम पावर हैड बिकम अ प्रैक्टिकल रियलिटी। तब तक तो लोग सिर्फ उसकी बात करते थे कि ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन 1800 तक ये चीज़ रियलिटी बन चुकी थी, पावर में आ चुकी थी। इट रेडिकली इम्प्रूव ब्रिटेन कोर इंडस्ट्रीज। इससे ब्रिटेन को बहुत फ़ायदा हुआ, नेमली द प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल। जैसे टेक्सटाइल में बहुत फ़ायदा हुआ, जो काम लेबर करती थे वो मशीनों को कर, वो मशीनों से ईजी हो गया। मेटल वर्क एंड अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड एंड द माइनिंग ऑफ कोल एंड अदर रॉ मटेरियल। तो इन सब चीज़ों से उनको ये सारी चीज़ों को लाने में, बनाने में बहुत ईजी हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। बाय 1820 द पोटेंशियल ऑफ द स्टीम इंजन्स एज अ वाइलेबल सोर्स ऑफ पावर फॉर शिप्स एंड रेलवे लोकोमोटिव हैड बीन रिलीज्ड। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1820 तक जो स्टीम इंजन था, उसके आने के बाद वो अब दूर दूर तक जो अपना ट्रेड थे वो कर सकते थे, क्योंकि शिप्स में, रेलवे में वो लोग अपना सामान ट्रेड करते थे। While England was basically being radically transformed by the Industrial Revolution and turned into the most industrial nation, तब वो इंग्लैंड फेमस था, मतलब बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन उसमें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इट ऑल्सो लेड टू सोशल अनरेस्ट अमंग द वर्किंग क्लास। इससे फ़ायदा देश को तो हुआ, लेकिन जो वर्किंग क्लास थी, जो लेबर थी, जो करने वाले लोग, जो काम थे, उनमें अनरेस्ट आ गया, लाइक उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स, उनमें चेंजेस आने लगे कि उनको पता था कि अब हमारी ज़रूरत कम पड़ेगी। इट जनरेटेड अ वायलेंट क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। तो एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में लड़ाइयाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े शुरू हो गए। मोस्ट नोटेबली इज इन द लुडिट राइट्स of 1811 and 12, when textile worker in the north of England attacked the new mills and machinery which had put them out of work. तो अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख कि लुडिट राइट्स होते क्या हैं, ये एक तरह का रेवोल्यूशन था जिसमें लुडेंट एक्चुअली लोगों का नाम है, एक टाइप के लोगों का नाम है जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो उन लोग इतने वॉयलेंट हो गए थे कि उन्होंने टेक्नोलॉजिकल जो चेंज आया था उसको अपोज करने के लिए ये राइट्स हुए थे, झगड़े हुए थे। वो झगड़ा क्यों करना चाह रहे थे? उनको उनको जो नई मशीनरी जो वूल इंडस्ट्री में और कॉटन इंडस्ट्री में आई थी उसको हटाने के लिए वो लोगों ने ये वाले राइट्स स्टार्ट किए थे, जो 1811 और 12 में बहुत इंपॉर्टेंट थे। In August 1819, the Peterloo Massacre or Battle of
Peterloo occurred at St. Peter's Field, Manchester, England, when Clavery charged into a crowd of 60,000 to 80,000 gathered at a meeting to demand the reform of parliamentary representation. तो ये अब अगर हम दूसरे रॉयट की बात करें, वो था पीटरलू मेस्कार। इसका मतलब था, पीटरलू एक्चुअली जगह का नाम था जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। एक्चुअली वो चाहते क्या थे, वो वोट की पावर चाहते थे, लेकिन उससे पहले जो वोट करने की पावर थी वो सिर्फ लैंडलॉर्ड्स को, जो बहुत अमीर लैंडलॉर्ड्स थे, सिर्फ वही वोट कर पाते थे, जिससे उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि उनकी बात, उनकी उनकी जो बातें हैं वो पार्लियामेंट में नहीं हो पा रही थी। तो वो चाहते थे कि हमको, हमारी कोई वॉइस हो पार्लियामेंट में जो हमारे लिए काम करे। तो ये मेस्कार क्यों बन गया, क्योंकि इसमें जो मैजिस्ट्रेट था उसने ऑर्डर दिया था कि भीड़ को यहाँ से खदेड़ दिया जाए, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। और अराउंड, क्योंकि उसकी गिनती कंफर्म नहीं थी, तो आप 14 टू 18 पीपल कह सकते हैं जिनकी डेथ हुई थी, और अराउंड 650 लोग इंजर्ड हुए थे, क्योंकि इतना सारा केओस हो गया था, इतना वो फैल गया था। तो इसलिए ये वाला भी फेमस है। और इन दोनों होने के पीछे रीज़न था, जो नेपोलियनिक वॉर हुआ था उसने पूरे ही आसपास की जो कंट्री थी जिनसे वॉर हुए थे, उसमें बहुत बड़ा इकोनॉमिक चेंजेस आए थे, लोगों के पास काम कम हो गया था। तो ये वाला होने का भी रीज़न था। तो ग्रैहम मिल्नर states that the massacre was one outcome of an extraordinary powerful and determined agitation for social and political justice in England, which at time approached pre-revolutionary proportions. The primary social force behind this mass agitation was the new working class. This new working class was born out of the industrial revolution. तो जो लोग इनका अपोज कर रहे थे वो कहाँ से निकले थे, वो एक्चुअली इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से आए थे। तो अब हम इसका लिटरेरी बैकग्राउंड देख लेते हैं, अगर आपको ये रोमांटिक वाला समझ में आ गया कि उसके पीछे का जो पोइट्री ऐसे लिखने का क्या रीज़न था। तो अब देख लेते हैं। द जर्मन पोएट फ्रेडरिच शेशलिगर is given credit for using the term romantic to describe literature for the first time. तो ये फर्स्ट आदमी थे, जर्मन पोएट थे, जिन्होंने लिटरेचर में रोमांटिक वर्ड को यूज़ किया। He defined it as literature depicting emotional matter in an imaginative form. तो इसमें आप जो लिटरेचर लिखते हो उसमें आप इमोशनल चीज़ें डालते हो अपनी, जिसको आप इमेजिन करते हो। F.L. Lucas, in his book The Decline and Fall of Romantic Ideal, that is 1948 में जो लिखी गई थी, gave around 11,396 definitions of romanticism. इन्होंने इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस बताई कि उनके हिसाब से रोमांटिसिज्म, रोमांटिक, रोमांस क्या होता है। The American scholar A.O. Lovejoy stated that the word romantic has come to mean so many things that by itself it means nothing at all. तो उनके हिसाब से रोमांटिक होने का मतलब है कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है। However, generally speaking, the Romantic movement in literature is characterized by a shift from the structured, intellectual, reasoned approach of the 17th to use of the imagination, freedom of thought and expression, and an idealization of nature. While Enlightenment thinker of 18th century had valued reason and rationality, Romantics valued Romantics valued emotions, passion, and individuality. They turned from impersonal work to work of more subjective personal nature. तो ये लोग जो लिखते थे वो क्या लिखते थे, इम्पर्सनल होके जो चीज़ें थी उसको सब्जेक्टिव और पर्सनल नेचर में लिखते थे। William Long states that the essence of romanticism was, and must be remembered, that literature must reflect all that is spontaneous and unaffected in nature and in man, and be free to flow its own fancy in its own way. तो विलियम लॉन्ग का क्या कहना था कि रोमांटिसिज्म ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे लिटरेचर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए जो फ्री फ्लो में करे, मतलब आप उसको पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगे कि हाँ ये किसी के कहने पर हो रहा है काम, वो फ्री फ्लो में पढ़ते सारे आपको पता चल जाना चाहिए। पोइट्री वॉज द डोमिनेंट जॉनर इन द रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड में ड्रामा के अलावा पोइट्री थी जिसने ज़्यादा डोमिनेशन लिया था। द रोमांटिक पोइट्स सच एज वर्डवर्थ एंड कॉलरेज विड्रियो into an inner world and were less concerned with the outer public world. तो वो दो जो पोइट्री लिखते थे वो इंसान के अंदर की बातें लिखते थे, ना कि उनको बाहर जो पब्लिक में जो दिख रहा है वैसी चीज़ें नहीं लिखते थे।
They also turned to nature and devoted themselves to recording its beauty as a counterpart to the world ugliness of the industrial town. तो रोमांटिक एज अब क्यों आई ये आपको समझ में अब आ गया कि वो जो राइटर्स थे, जो मतलब बाहर इतना क्योस चल रहा था, इंडस्ट्रीज चल रही थी, लोगों में झगड़े हो रहे थे, रिवॉल्ट हो रहे थे, तो उनको इग्नोर करके वो लोगों के लिए अब लिखने से अच्छी चीज़ें लाना चाह रहे थे। जैसे उन्होंने इनर ब्यूटी की बात करी, नेचर की बात करी, तो ये चीज़ थी जिसकी वजह से रोमांटिक एज स्टूट हुई थी। अब हम देख लेते हैं कि रोमांटिसिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होता है, लाइक वो उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो हार्ले हेनरी सम्स अप द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म एज। तो हार्ले हेनरी ने कुछ ये रोमांटिसिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए हैं। जैसे रोमांटिसिज्म टर्न अवे फ्रॉम द 18th सेंचुरी एम्फोसिस ऑन रीजन एंड आर्टिफाइस, इंस्टेड द रोमांटिक्स एम्ब्रेस इमेजिनेशन एंड नेचुरलनेस। तो जो 18th सेंचुरी में जो रोमांटिसिज्म था वो रीज़न और आर्टिफिशियल चीज़ों पर था, जबकि इस एज में वो इमेजिनेशन पे ज़्यादा था, उसमें नेचुरलनेस चीज़ें ज़्यादा थी। कॉलरिज डिफाइंड इमेजिनेशन एज अ क्रिएटिव पावर विच कलर्स ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस विद द माइंड्स ओन लाइट। तो वो जो क्रिएटिव पावर जो कॉलरिज के हिसाब से थी, वो उनको लगता था जो माइंड में आप सोच सकते हैं वही आपकी बेस्ट फीलिंग है। रोमांटिक एरा पोइट्स रिजेक्टेड द पब्लिक फॉर्मल एंड विटी वर्क्स ऑफ प्रीवियस सेंचुरी। ऑब्वियस रोमांटिक वालों ने पिछले एरा का जो काम था उसको पूरी तरह इग्नोर किया था। दे प्रेफर्ड पोइट्री दैट स्पोक ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमोशंस ऑफन इन सिंपल अनअडॉर्ड लैंग्वेज। मतलब सिंपल लैंग्वेज में लिखना प्रेफर करते थे, दिल की बातें लिखना प्रेफर करते थे, ताकि लोगों को वो पढ़ के बिल्कुल उनको समझ में आ जाए, उनसे रिलेटेड हो। रोमांटिक पोइट बिलीव दैट फीलिंग एंड इमोशन कुड क्रिएट पोइट्री। तो रोमांटिक पोइट्स ये मानते थे कि जो आपकी खुद की फीलिंग्स और इमोशन है उसी से रोमांटिक पोइट्री या कोई भी पोइट्री आप उसी से बना सकते हैं। वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ डिफाइंड गुड पोइट्री एज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। उनके हिसाब से पोइट्री एक पावरफुल फीलिंग है। द आर्टिस्ट और द इंडिविजुअल सेल्फ गेन प्राइमेसी इन दिस पीरियड। लोगों को सेल्फ गेन अपनी महत्वता के बारे में पता चला। द पोएट और आर्टिस्ट वॉज सीन एज अ क्रिएटर ऑफ पीस ऑफ वर्क विच रिफ्लेक्ट हिज इंडिविजुअलिटी एंड इनर माइंड। लोगों ने जो पोएट और आर्टिस्ट को किस नज़रिए से देखना शुरू किया, उनकी इंडिविजुअलिटी झलकती थी कि ये पोएट आप पढ़ के समझ जाएंगे कि ये कौन से पोएम पढ़ के समझ जाएंगे कि किस पोएट ने लिखी है, उसके अंदर के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी इंडिविजुअलिटी को शो करती थी। Many romantic turn to past or inner dream world which that they felt was more picturesque and magical than the ugly industrial age they lived in। तो वो अपने अंदर के सपनों की दुनिया के बारे में लिखते थे ताकि उनको बाहर की जो अगलीनेस है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो अप्स एंड डाउन चल रहे हैं उसको वो इग्नोर कर दें। दिस मिस्टीरियस एंड सुपर एलिमेंट कैन बी सीन इन कॉलरेज, कुबला खान एंड कीट्स पोएम ला बेला डेम सेंस मर्सी। तो ये दो पोइट के पोम्स के एग्जाम्पल हैं जो आपको ये इमेजिनेशन, मैजिकल, सुपर नेचुरल जैसे एलिमेंट्स को शो करती हैं। मोस्ट रोमांटिक बिलीव इन इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सिंपथाइज विद दोज हु रिबेल्ड अगेंस्ट टाइनी। तो उनको लगता था जो लोग ये चीज़ कर रहे हैं उनके खिलाफ वो रोमांटिक तरीके से पोइट्री लिख के अपना अगेंस्ट शो करते थे। जैसे रोमांटिक एज की बात करें, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे जोर पे चल रहा था, लेकिन फिर भी रोमांटिक पोइट्री की बात हो रही है, तो वो अपोजिट चीज़ें थी। द रोमांटिक थॉट ऑफ नेचर एज ट्रांसफॉर्मेटिव, उनका था हमको कोई चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी, ऐसा उनके थॉट में होता था। दे वर फैसिनेटेड बाय द वेज नेचर एंड द ह्यूमन माइंड मिरर द अदर क्रिएटिव प्रॉपर्टीज। The romantics each use the lyrics as a form best suited to expression of feelings, self-revelations and the imagination। तो ये तीनों चीज़ों को यूज़ करके वो अपने लिरिक्स बनाते थे। मेजर पोइट ऑफ रोमांटिक एज की बात करें, टॉपिक वीडियो का लास्ट टॉपिक हमेशा ही हमारा मेन पोइट और ड्रामाटिस्ट रहता है। तो अगर हम रोमांटिक पोइट की बात करें तो हम उसको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोइट एंड सेकेंड जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन में आता क्या है, इसमें बैटल ऑफ बेस्टिल एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिफ्लेक्टेड की हुई राइटिंग थी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप किसी भी एज की कोई भी चीज़ रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस एज में एक्चुअली चल क्या रहा था। इसलिए हमको हिस्ट्री या लिटरेचर पढ़ना इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे रोट एट अ टाइम ऑफ रेवोल्यूशनरी फ्लेवर
तो जब रेवोल्यूशन चल रहा था लोगों के अंदर, उस चीज़ को उन्होंने अपनी पोइट्री या ड्रामा या अपनी राइटिंग में शो किया है। तो इस एज के जो मेन पोएट थे, जिनको फर्स्ट एज रोमांटिक बोला जाता है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे थे, वो थे विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टायलर कॉलरिज, रॉबर्ट साउथले। उसके बाद है सेकेंड जनरेशन, इसमें आता है व्हेन सेकेंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक स्टार्टेड राइटिंग, वॉर हैड ऑलरेडी एंडेड, तब खत्म हो चुका था, इसलिए इनको सेकेंड जनरेशन बोलते हैं। इनके टाइम पर और सोशल और पॉलिटिकल टेंशन थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन तो हो ही चुका था, दूसरे बैटल तो हो चुके थे, जैसे अभी हमने पीटर लू मेस्कार के बारे में पढ़ा, जिसमें लोगों ने अपना पार्लियामेंट्री हक, अपना वोट मांगने की कोशिश करी। According to Stephen Bygrave in his book Romantic Writing, another major difference between the two generations was that the second generation of romantic poet died at a relatively young age. तो इस एज के जितने भी पोएट हम जो पीछे देखेंगे अभी, वो बहुत जल्दी एज में उनकी डेथ हो गई थी। ऑल्सो द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द टू जनरेशन ऑफ राइटर्स वर डिफरेंट, दोनों का लिखने का तरीका अलग था। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज केम फ्रॉम अ कैम्ब्रिज बैकग्राउंड, उनके बैकग्राउंड अलग थे, जैसे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, साउथ है ऑक्सफोर्ड से हैं, while Blake was a Londoner who trained as an artisan. All three of them had contacted with radical groups, तो रेडिकल ग्रुप से इन्होंने अपना कांटेक्ट किया जो रेवोल्यूशनरी आइडिया पर डिस्कस करते थे, ऑफ गॉडविन एंड पेन। अमंग द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक, ब्रायन एंड शैली लिव्ड इन एग्जाइल, इन्होंने अकेलेपन में ज़्यादा जिया है। वाइल कीट वॉज अटैक्ड इन टर्म ऑफ क्लास, उनको उनकी क्लास को लेकर उनके ऊपर बातें करते थे लोग, उनको अटैक करते थे। तो ये थोड़े से डिफरेंस है दोनों फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में, उनका टाइम, उनका लिखने का तरीका, उनका बैकग्राउंड, ये दो तीन चीज़ें हैं जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन को अलग करते। दोनों के टाइम पे जो वॉर थे, जो चीज़ें थी, सिर्फ वो चीज़ों से उनको अलग बना देते, अदरवाइज वो सारे एक ही चीज़ें थे। तो इसमें लॉर्ड ब्रायन, पर्सी बायशी शैली एंड जॉन कीट्स का नाम आता है। तो ये तीनों ही मैंने बताया, आप देख लेना, इनको काफ़ी जल्दी एज में डेथ हो गई थी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।